नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और स्वागत है आपका साइंस दिस वीक के इस कार्यक्रम में। हम जानते हैं कि विज्ञान खंड से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने हम आते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें, वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि आपके विज्ञान खंड से संबंधित हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है ऑक्टोपस के संदर्भ में। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं और इसमें से सही आपको विकल्प का चयन करना है। ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनका रक्त नीला दिखाई देता है और क्योंकि इसमें तांबे पर आधारित हीमोसाइनिन होता है। दूसरा है, वे अपनी खोई हुई भुजाएं पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा है, वे स्याही की थैली का उपयोग मुख्यतः शिकार करने के लिए करते हैं। अब इसमें से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। तो देखिए, पहला कथन जो है कि उनका रक्त नीला दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसमें एक हीमोसाइनिन होता है तांबे आधारित। पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका है कि खोई हुई भुजाएं पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये क्वालिटी होती है ऑक्टोपस के अंदर कि अगर इनका ये खोई हुई भुजाएं, मतलब इनकी भुजाएं अगर अगर इनकी क्षति हो जाती है तो फिर से ये उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए दूसरा कथन और पहला दोनों सही हैं आपके। तीसरा है कि स्याही की थैली का उपयोग मुख्यतः शिकार करने के लिए करते हैं। तो दरअसल इनके पास जो थैली होती है उसका प्रयोग ये शिकार करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने बचाव के लिए करते हैं। तो ये आपका तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल दो कथन सही है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, जो हेमोसाइनिन होता है ऑक्टोपस के रक्त को, इसी की वजह से नीले रंग का ऑक्टोपस का रक्त दिखाई देता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो किस रंग का, तो वो नीले रंग का होता है। किसकी वजह से होता है, तो हेमोसाइनिन की वजह से होता है। अब ये इसकी क्या क्वालिटी है, तो ये ठंडे और जहां पर कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस जगह पर इसको पानी में ऑक्सीजन का परिवहन इसके लिए आसान हो जाता है। किसकी वजह से, हेमोसाइनिन की वजह से। अब ऑक्टोपस अपने खोए हुए अंगों को फिर से विकसित करता है। तो पहला यहां से कथन सही हो गया था। अब खोया हुआ अंग ये फिर से विकसित कर लेता है और उसकी जीवन रक्षा में एक महत्वपूर्ण एक क्षमता मानी जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए दशहरे का त्योहार आ रहा है, रावण के जैसे कहा जाता था कि दशानन उसको कहा जाता था, उसकी गर्दन कटती थी और फिर से आ जाती थी। तो कुछ वैसे ही इसका अगर कोई क्षत विक्षत होता है तो फिर से उसको गेन कर लेता है। तो दूसरा भी कथन सही है। फिर तीसरा है सेफोलोपोड्स, यानी कि ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे इनके द्वारा स्याही जैसी एक चीज जो छोड़ी जाती है वो क्या करते हैं, शिकार के लिए नहीं इसका उपयोग करते हैं, बल्कि शिकारियों से बचने के लिए इनके पास एक रक्षा तंत्र होता है। तो इसलिए आपका तीसरा सही नहीं था। अगला है लैब निर्मित हीरे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें उच्च दबाव उच्च तापमान यानी कि HPHT और रासायनिक वाष्प निक्षेपण CVD जैसी विधियों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है लैब निर्मित हीरे रासायनिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं। और तीसरा है भारत लैब निर्मित हीरों का विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो देखिए, यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर तीनों ही कथन सही हैं। लैब निर्मित हीरे का मतलब होता है लैब ग्रोन डायमंड, यानी कि LGD, जो कि यहां पर बताया गया है उसी के संदर्भ में LGD लैब ग्रोन डायमंड की बात यहां पर की जा रही है। अब HPHT का मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ज्यादा दबाव की स्थिति पैदा करके, ज्यादा टेम्परेचर पैदा करके, यानी कि उच्च दाब और उच्च तापमान की स्थिति पैदा करके इसको बनाया जाता है। अगर लगभग 5 से 6 GPa की अगर दबाव हो जाए और बहुत ऊंचा तापमान 1500 से लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है, तो वहां पर इसको बनाया जाता है। दो मुख्य विधियां होती हैं, तो HP यानी कि हाई जो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है, ये विधि हो गई, यानी कि HPHT मेथड हो गया। और दूसरा एक CVD मेथड होता है। CVD मेथड का मतलब होता है कि इसमें जो केमिकल वेपर होता है उसको डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन कहते हैं। रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि, इसमें क्या करते हैं, एक आधुनिक और सस्ती विधि होती है। इसमें एक चेंबर बना देते हैं। चेंबर क्या होता है, उसमें कार्बन युक्त तो जो गैस होती है, जैसे मीथेन गैस हो गई, उस मीथेन गैस को उस पूरे चेंबर में भर दिया जाता है। अब उस गैस को क्या करेंगे, फिर भरने के बाद उसमें से माइक्रोवेव प्लाज्मा या हीट सोर्स से उसमें से जो उसको तोड़ने का काम करेंगे, ब्रेक करने का काम करेंगे, जिससे कि कार्बन के परमाणु क्या हो जाए, उससे अलग हो जाए। अब इससे क्या होगा, इससे कार्बन के परमाणु धीरे धीरे बीच एक बेस पे आधार पे जमा होने लगते हैं और एक डायमंड की लेयर तैयार होने लगती है। तो दूसरी विधि आपकी कौन सी है, CVD मेथड है। तो CVD जैसे विधियों के माध्यम से, दो विधियों के माध्यम से, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और CVD जैसे विधियों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, यानी कि पहला कथन सही है। अब लैब निर्मित हीरे रासायनिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरों के ही समान होते हैं, यह भी कथन आपका सही है। और लैब
भारत लैब निर्मित हीरो का विश्व में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो तीनों कथन आपके सही हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प चुन लिया जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, यानी लैब निर्मित हीरो को HPST और CVD विधियों का उपयोग करके बनाया जाता है। रासायनिक प्रकाशक भौतिक रूप से प्राकृतिक हीरो के समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही शुद्ध कार्बन से बने होते हैं। दूसरा भी सही है। और भारत में अगर देखें तो मुख्य रूप से सूरत में जो LGDs हैं उनकी कटाई, पॉलिशिंग और उत्पादन में ये काफी अग्रणी है, इसलिए तीसरा कथन भी आपका सही है। ये तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक कर दिया है। दूसरा है, इथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने और मक्का से किया जा सकता है। तीसरा, इथेनॉल मिश्रण के उपयोग से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। तो देखिए, इथेनॉल के मिश्रण से जो कच्चा तेल होता है उसमें एक तो कम इथेनॉल का जब मिश्रण कर देंगे तो जो कार्बन का एमिशन होता है वो कम होता है, तो वो पर्यावरण के लिए ठीक होता है। तीसरा कथन आपका सही है। और उससे कच्चे तेल में हम क्या करते हैं, कच्चे तेल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम होती है। तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन है कि सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने के लिए लक्ष्य 2025 कर दिया, ये भी सही है। पहले 2030 था, 25 कर दिया, वो भी सही है। एथेनॉल का उत्पादन लिखा है केवल गन्ने और मक्का से होता है, तो ऐसा नहीं है, अन्य चीजों से भी एथेनॉल का उत्पादन होता है, इसलिए दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा विकल्प में कहां पर है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, वर्ष 2030 तक पहले था कि 20% मिश्रण E20 का मूल लक्ष्य था, लेकिन 2025 को कर दिया गया है। अब इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक्स में गन्ना, मक्का, चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, बांस, कृषि अवशेष आदि शामिल हैं, इसलिए दो आपका सही नहीं था। बाकी की अगर बात करें तो बाकी का आपका पहला और तीसरा दोनों ही कथन सही था। अगला है इबोला वायरस के संदर्भ में। इबोला वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वायरस एक फाइलो वायरस है जिसकी 5 भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। दूसरा है, अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं, जिनसे पशु, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग संक्रमित होते हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सही है या है बताना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही है, यानी कि विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। इबोला वायरस की जहां तक बात है तो फ्लेवो वायरस एक प्रकार का RNA वायरस होता है और ये उसी से संबंधित है। ये RNA वायरस है और फ्लेवोविरिडे परिवार यानी फैमिली से संबंधित होता है। इसका नाम फ्लेवो यानी कि लैटिन भाषा में अगर बात करें तो धागे जैसे शब्द, धागे जैसे आकृति के लिए इस्तेमाल होता है। और इसीलिए पड़ा क्योंकि ये वायरस जो होता है ये भी लंबा होता है, धागे जैसा होता है। लैटिन में शब्द जो फ्लेवो होता है उसी से संबंधित है, इसीलिए इसका ये नाम भी पड़ा। और ये 1976 में 1976 में सबसे पहले अगर बात करें तो अफ्रीका में पहली बार इसको पहचाना गया था। अब मारबर्ग वायरस भी इसी परिवार का सदस्य है, इबोला वायरस जिस परिवार का है, तो ये आप याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही थे, सी विकल्प सही था। तो हाल ही में क्या हुआ, WHO ने उसका कहना था कि कांगो में इबोला से 30 से अधिक लोगों की मौत हुई, तो उसकी वजह से फिर चर्चा में आया था। अब ये फाइलो वायरस है जिसकी 5 भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, इसलिए पहला कथन सही था। अब ये रोग गंभीर होता है, जानलेवा बीमारी होती है, इसमें पीड़ित लोग जो है 90% लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए ये रोग थोड़ा खतरनाक होता है। अफ्रीका में फ्रूट बैट नामक जो चमगादड़ है इबोला वायरस के वाहक होते हैं, जिनसे कि पशुओं, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग संक्रमित होते हैं, इसलिए दूसरा भी आपका सही था। मनुष्यों में इबोला का संक्रमण, अगर संक्रमित पशु है कोई उसके संपर्क में आता है, उसके संपर्क में होने से उसके शारीरिक जो द्रव्य होते हैं यानी कि उसके लार हो गए या अन्य उसके ब्लड हो गए, उसके नाक से निकलने वाली चीज हो गई, तो उसके श्राव से अगर निकट संपर्क में व्यक्ति आएगा तो मनुष्य में भी हो सकता है इबोला वायरस के संक्रमण होने और रोग के लक्षण जो प्रकट होने में वो 2 से 21 दिन का समय भी लग सकता है। इसके लक्षणों की बात करेंगे तो इसमें तेज बुखार हो जाता है, थकान होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, इसके बाद गले में खराश, उल्टी, दस्त, ये सारी चीजें इसके लक्षण के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी इसमें शामिल होती है। अगला है, हाल ही में इजराइल ने किस लेजर इंटरसेप्टर को तैनात किया है जिसे स्टार वार्स तकनीकी से प्रेरित माना जाता है। विकल्प आपके सामने, आयरन शील्ड, विकल्प बी है आयरन बीम, विकल्प सी है स्टार बीम या विकल्प डी है लाइटनिंग शॉक। तो देखिए, लेजर इंटरसेप्टर क्या है, इसका पहले तो आप उत्तर जान जाइए कि इसका बी विकल्प सही है, आयरन बीम। देखिए, इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के पास पहले से ही आयरन डोम था, आयरन डोम बहुत चर्चा में था, जो नजदीकी रक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत आयरन डोम है। उसके बाद डेविड स्लिंग है, जो मध्यम रेंज की सुरक्षा की बात अगर करें तो डेविड स्लिंग है।
और दूर यानी ऊंचे और बैलिस्टिक रक्षा के लिए वहां पर भी एरो था। अब ये जो है आयरन बीम की अगर बात करें, ये और एक अगला चरण है और इससे क्या होता है कि उसका पूरा एक रक्षा कवच जो है वो स्टेप पूरा होता है। अब ये क्या करता है तो इसको पहले समझिए। तो देखिए ये लेजर इंटरसेप्टर है। लेजर इंटरसेप्टर का मतलब यानी लक्ष्य जो होगा, कोई भी मान लीजिए रॉकेट हो गया, ड्रोन हो गया, उसको लेजर किरण से ये निशाना बनाने का काम करेगा और उसको निशाना बना के लेजर के माध्यम से एक विशेष एरिया को क्या करेगा, गर्म कर देगा, उसको निष्क्रिय कर देगा। ये ऐसी प्रणाली है। इसमें बेसिकली अगर बात करें तो डायरेक्ट एनर्जी जो वेपन है, यानी कि इस डायरेक्ट एनर्जी को हम मार रहे हैं, हाई एनर्जी लेजर वेपन है इस सिस्टम को, यानी HELWS इसको बोलते हैं, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम इसको कहते हैं, यानी कि निर्देशित ऊर्जा हथियार। इसको हम सही एक डायरेक्शन दे देंगे कि फला जगह पर गाइडेड कर देंगे, वहां पर ये उस एनर्जी को किसी मूल उद्देश्य से इसको वहां पर एनर्जी को ये भेजेगा और उस हिस्से को गर्म करेगा, निष्क्रिय करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मूल उद्देश्य क्या है इसका? मूल उद्देश्य यह है कि छोटे, सस्ते और तेज तरीके से आने वाले जो खतरे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रोन है, भारी मात्रा में आते हैं। अब ड्रोन से रक्षा करने के लिए आपको सस्ती टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसीलिए इसको इजाद किया गया है। जैसे शॉर्ट रेंज के रॉकेट आ गए, मोर्टार से हमला हो गया या छोटी मोटी कोई मिसाइल हो गई, तो उसको इसकी जरूरत पड़ती है, इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ती है। इंटरसेप्टर वहां पर काफी कारगर साबित होगा ताकि जो लागत है आपकी सुरक्षा में वो कम हो सके। तो ये इसकी टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक ये है कि ये डिटेक्शन मतलब खोज वाली टेक्निक है। खोज भी करेगा और ट्रैक भी करेगा, यानी सिस्टम ऊपर से एक ऊर्जा खोजेगा, उसको ट्रैक करेगा और ऊर्जा से भरी हुई लेजर किरणें क्या करेगा, उस पर हाई एनर्जी की लेजर जो बीम है उसको लक्ष्य पर हमेशा फेंकेगा। और उससे क्या होगा, शॉर्ट, इसकी जो छोटी शॉर्ट्स के लिए जो लेजर है वो कुछ सेकंड से लेकर कुछ दसियों सेकंड तक हो सकता है, वहां पर बीम ड्वेल टाइम के साथ ही लक्षित हिस्से को गर्म कर देंगी। और गर्म करने के साथ ही क्या होगा, वो प्रोपेलर या निर्देशित उसका जो सेंसर होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आयरन बीम टेक्नोलॉजी है जो कि इसको स्टार वार्स तकनीकी से प्रेरित माना जा रहा है। तो इजराइल ने लेजर इंटरसेप्टर आयरन बीम तैनात किया है जो कि इससे प्रेरित माना जा रहा है। तो बी विकल्प आपका सही है। ये डिफेंस सिस्टम के आयरन बीम सिस्टम में रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को अत्यंत कम लागत पर नष्ट करना संभव बनाएगा। अब ये जो पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जैसे आयरन डोम है, उसकी तुलना में आप देखेंगे तो बहुत सस्ता है और अत्याधुनिक विकल्प है। यानी कि हम ये साधारण भाषा में कहें तो छोटे मोटे हमलों के लिए बड़े हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो जहां पर तलवार से चीजें लड़ी जा सकती हैं वहां पर बंदूक निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही इसको समझिए कि ये एक तलवार का विकल्प हो गया उनके पास, जहां पर अभी तक बंदूक इस्तेमाल हो रही थी। तो ये प्रणाली अब इजराइल के बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम के साथ पूरक के रूप में कार्य करेगा और ये सब मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम के बारे में आपको बताया गया कि निर्देशित ऊर्जा हथियार है HELWS यानी हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। ये 100 किलोवाट श्रेणी की उच्च ऊर्जा लेकर किरणों का उपयोग करता है, यानी 100 किलोवाट श्रेणी की हाई एनर्जी जो है उसकी लेजर रहेंगी, 10 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकेगा। और इजराइल की जो मल्टी लेयर जो उसकी हवाई सुरक्षा कवच है, यानी मल्टी लेयर जो एयर डिफेंस है उसका ये पार्ट है और ये आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसी प्रणालियों के साथ मिलकर अब काम करेगा। अब इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा ये निर्देशित होगा, गाइडेड होगा, ये जाएंगी और रैम यानी रॉकेट, वहां का जो तोपखाना होगा, मोर्टार हो गया, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आदि को ये निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। तो ये इसकी खास बात थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आपकी है अभ्यास प्रश्न का जवाब देने की और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है आपसे। कोआला के क्लैमाइडिया संक्रमण संबंधी हाल की खबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व में पहली बार कोआला के लिए एकल खुराक वाला क्लैमाइडिया वैक्सीन मंजूर किया है। दूसरा है, यह वैक्सीन भारत के वेटरनरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। उपयुक्त में से कौन सा यसे कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना तो 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।